हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे रूस की क्रांति और बोल्शेविक क्रांति क्या थी जो 1917 में रूस सोवियत संघ के अंदर हुई। इसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ में इसके लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जो क्वेश्चन आए हैं उनके ऊपर बात करेंगे और क्वेश्चन के बीच में डिफरेंस के ऊपर बात करेंगे। ये हमारे सेशन की चौथी वीडियो है जो हिस्ट्री की फर्स्ट बुक थर्ड ईयर में वर्ल्ड हिस्ट्री इशू इन दी वर्ल्ड 20th सेंचुरी की जो इतिहास है उसके बारे में ये चौथी वीडियो है और ये फर्स्ट बुक को कवर कर देगी। तो ये हमारा सिलेबस था जहाँ पर हमने ग्रीन टिक्स देख सकते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो सारे ऊपर की 2 यूनिट हमने कर चुके हैं। अब यूनिट नंबर 3 के अंदर हम 1917 के रशियन रेवोल्यूशन के बाद उसके कॉजेज इम्पैक्ट के बारे में इन दी रशिया एंड दी वर्ल्ड रूस के ऊपर और विश्व स्तर पर उसके प्रभाव के बारे में बात करेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से थे। तो क्वेश्चन इस टाइप से थे कि एग्जामिन द कॉजेज एंड नेचर ऑफ रशियन रेवोल्यूशन 1917 सन 1917 की रूस की क्रांति के कारण तथा स्वरूप का परीक्षण कीजिए। एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ बोल्शेविक रेवोल्यूशन ऑन दी वर्ल्ड। ऑन दी वर्ल्ड यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है तो विश्व स्तर पर इसके प्रभावों के बारे में बात करनी है। तो विश्व पर बोल्शेविक क्रांति के प्रभाव का परीक्षण कीजिए। वट वाज द इम्पैक्ट ऑफ बोल्शेविक रेवोल्यूशन ऑन रशिया। यहाँ पर रशिया के ऊपर बात करिए तो रशिया के अंदर किस प्रकार से बोल्शेविक क्रांति के प्रभाव पड़े उसके बारे में बात करनी है। एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ बोल्शेविक रेवोल्यूशन ऑन द वर्ल्ड। ये फिर वर्ल्ड पे आ गया तो वर्ल्ड, रशिया और कॉजेस, 3 चीज़ों पे बात आज हम करेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम बात करते हैं सबसे पहले कि 1985 के अंदर जार अलेक्जेंडर द्वितीय का शासन प्रारंभ होता है। द्वितीय के शासन के प्रारंभ के बाद यह एक शासक है तो जाहिर सी बात है अपनी प्रवृत्ति में जनता की तो अच्छाई करेगा ही नहीं। तो ये जनता की अच्छाई नहीं करता है तो जनता इसका दमन कर देती है और इसको द्वितीय की हत्या करके अलेक्जेंडर तृतीय को उत्तराधिकारी बनाती है। तृतीय को उत्तराधिकारी बना देती है परंतु वहाँ उससे वह घृणा करने लगती है। घृणा करने के बाद वह यह काम 1881 में करती है उसकी हत्या करने के बाद। और 1894 के अंदर निकोलस द्वितीय होता है। जो निकोलस द्वितीय है वो रूस साम्राज्य का आखिरी शासक होता है और यह बहुत क्रूर शासक होता है। कहने के लिए यह अपने बात थीसिस में तो कहा गया था कि ये उदार होता है परंतु ये उदार नहीं होता क्योंकि उसने 1904 और 5 में जापान से हारने के बाद जो जनता का विद्रोह होता है 1905 की रूस की क्रांति उसका दमन कर देता है। अनिच्छे वैधानिक सुधार करता है। अलग अलग टाइप से कुछ जो इच्छा सरकार की लोगों की होती नहीं है उनके ऊपर ही काम करने लग जाता है। 1907 में 4131 सरकारी कर्मचारियों को मारा। 1908 में 009 सरकारी आदमी मारे गए। ये होता है कि सरकारी कर्मचारियों को जनता इसी चक्कर में मारने लग जाती है। 4000 के करीब इस टाइम पर मारती है। 8 में 1009 के करीब मारती है और 1907 में 800 क्रांतिकारी को ये फांसी दे देता है। तो लोगों के अंदर एक जन आक्रोश पैदा हो जाता है कि किस प्रकार से राजा उनके प्रति क्रूर शासन अपना रहा है। निकोलस द्वितीय के बाद 1900 में 1900 के साम्राज्यवादी क्रांति दल की स्थापना होती है। साम्राज्यवादी क्रांति दल की स्थापना के बाद निकोलस द्वितीय अपने आप को, क्योंकि इससे पहले 1900 के बाद वो 1905 की क्रांति का दमन कर चुका होता है ऑलरेडी ही, और उसके बाद 1915 के अंदर वह अपने आप को सेनापति घोषित कर देता है। स्वयं घोषित करना और प्रभावशाली गुट का बनाना, स्पेशल टाइप के गुटों का निर्माण करने लग जाता है जो जनता को दबाने की कोशिश करते हैं। होता कुछ नहीं है 1915 में ये हो जाता है। 1916 के अंदर अनाज और ईंधन की कमी और मूल्य में वृद्धि हो जाती है। अनाज नहीं मिलता है जनता को खाने के लिए और मूल्य में वृद्धि अधिक तेजी से होने लग जाती है। मूल्य में अधिक तेजी से वृद्धि होने के बाद 1917 में हड़ताल, विद्रोह, सड़कों पर प्रदर्शन होने लग जाते हैं और इसी प्रकार से जनता में इसका आक्रोश पैदा होने लगता है और इसी को रूस की क्रांति कहा जाता है। तो ये कुछ बैकग्राउंड इसका इस टाइप से बैकग्राउंड था। अब रूस की क्रांति के कारण क्या थे। औद्योगिक क्रांति। क्रांति अन्य देशों की अपेक्षा थोड़ी देर में शुरू होती है। कारखानों की स्थापना हो गई थी, कम होती है स्थापना होती है। मजदूर अब गाँवों से देहात से होते हुए शहरों की तरफ पलायन करने लग जाते हैं और पहले के समान सीधे साधे वह नहीं रहते हैं।
वह जिस प्रकार से शहरों से ग्रामों में और ग्रामों से शहरों में जाने का ये प्रक्रिया होती है, तो वह ग्राम से शहर में आते हैं, यहाँ से विचार काम काज सीख के अपने देहात में जाते हैं, उन प्रकार के विचारों पर बात करते हैं और राजनीतिक समझ सामंजस्य के ऊपर बात करते हैं, राजनीतिक नीतियों के ऊपर बात करने लग जाते हैं, विचार विमर्श के बारे में बात करने लग जाते हैं और सरकार के प्रति अपनी एक पसंदीदा नापसंद के बारे में बात करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से औद्योगिक क्रांति ने किस प्रकार से रूस की क्रांति के शुरू होने के रूप में एक महत्वपूर्ण रोल प्रदान किया, ये हमने देखा। 1905 की क्रांति। होता यूँ है कि जिस प्रकार से भारत में 1857 का विद्रोह विफल हो जाता है, उसी प्रकार से 1905 की क्रांति भी रूसी क्रांति हो सकती थी, जो 1917 में हुई उससे पहले ही हो चुकी होती, क्योंकि 1805 में वहाँ के राजा न्यूक्लियस द्वितीय द्वारा इसका दमन कर दिया जाता है। परंतु लोगों को अब यह एहसास होने लग गया था कि वह वोटों, राजनीतिक अधिकार और लोकतंत्र शासन की स्थापना होनी चाहिए। तो वह मानते थे कि शासन में लोकतंत्र स्थापित होना अति आवश्यक है। इस प्रकार से वह एक 1905 की क्रांति एक महत्वपूर्ण कारण बन जाती है रूस की क्रांति के शुरू होने में, क्योंकि इस समय लोगों को लोकतांत्रिक शासन की स्थापना चाहते थे, वोट का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, राजनीतिक अधिकार के बारे में वे जानना चाहते थे। तो दो कारण हमने पढ़ लिए हैं। तीसरा है पश्चिमी यूरोप का प्रभाव। पश्चिमी यूरोप के प्रभाव में यह होता है कि फ्रांस का जो राज्य क्रांति हुई 1789, उसके उदय के बाद कई प्रकार से राजनीतिक स्वतंत्रता, सार्वभौमता, लोकतंत्र, अलग अलग प्रकार के विचारधाराओं का प्रभावशील बनने लगता है। तो प्रगतिशील विचारों का रूस में प्रचार रोकने के लिए विशेष रूप से निकोलस द्वितीय द्वारा विशेष प्रकार के संगठन बनाए जाते हैं, परंतु ऐसा नहीं होता, क्योंकि विचारधारा जो है वो हवा की तरह फैलती है और लोगों के अंदर यह भावना आ गई थी कि लोकतंत्र उनको चाहिए, जनता की स्वतंत्रता चाहिए, एक राष्ट्रीय, वन नेशनल पॉलिसी, वन नेशनल सिस्टम एंड वन नेशनल इक्वलिटी होनी चाहिए। जनता पर इसका प्रचार बहुत असर पड़ता है, क्योंकि लोग अब इनकी किताबें पढ़ने लग जाते हैं। मध्यम वर्ग के विचार में परिवर्तन। मध्यम वर्ग के विचारों में परिवर्तन। मध्यम वर्ग के विचार वह व्यक्ति होते हैं जो कुलीन वर्ग होते हैं, जिनके पास राजा से थोड़ा कम पैसा मगर गरीबों से ऊंचाई। मध्यम वर्ग वो होता है जिनके पास अच्छा पैसा होता है मगर राजा जितने नहीं, मगर ये पढ़े लिखे अच्छे शिक्षित व्यक्ति बन जाते हैं। शिक्षकों का अच्छा प्रचार इसके अंदर होने लगता है, शिक्षा के बारे में, लोगों के बारे में बात होने लगती है, नए नए विचारधारा, रूसो एक्सेट्रा के बारे में लोग जनता पढ़ने लग जाती है। फ्रांस की क्रांति का श्रेय फ्रांस के दार्शनिक, शैक्षिक वर्ग आदि का पर्याप्त है। उसी प्रकार रूस में भी क्रांतिकारी वेग इसी श्रेणी में के लोगों की तीव्र किया। जिस प्रकार से फ्रांस की क्रांति, वहाँ पर एनलाइटमेंट के बारे में बात की गई है, विचारों के बारे में बात करी गई थी, जिस प्रकार से फ्रांस की क्रांति, उसी प्रकार से रूस की क्रांति के अंदर भी यह एक महत्वपूर्ण अपना रोल प्रदान करती है। नई नई पुस्तकों का अध्ययन होने लग गया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा का जब मध्यम वर्ग के अंदर जो शिक्षित व्यक्ति वो नए नए विचारों को पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है वह अपने प्रति होने वाले दमनकारी नीति में उनके उत्थान से उनसे बचने के लिए अपने देश के लोगों को उसके बारे में बताएंगे और क्रांति में सहायता देंगे। पश्चिमी यूरोप के विचारकों का रूसी पुस्तकों और रूसी भाषाओं में उनका विचार, फ्रांस की किताबों का रूसी भाषाओं में ट्रांसलेशन होने लग गया। प्रगतिशील विचारकों का प्रगतिशील विचार यह होते हैं स्वतंत्रता, लोकतंत्र, समानता, सार्वभौमता। इन प्रकार के विचारकों को प्रगतिशील विचार कहते हैं। तो ये मध्यम वर्ग के थे। तो हमने कारण देखे, कारण किस प्रकार से थे वो हमने देख लिए। अब कारण के बाद हम देखेंगे कि रूस की क्रांति के प्रभाव। तो रूस की क्रांति के आर्थिक प्रभाव, ये रूस के ऊपर होने वाले प्रभाव है। तो 1917 में निकोलस द्वितीय को मार के दमन कर दिया जाता है, उसका वो अपना त्यागपत्र दे देता है। तो होता ही है कि वो अपना त्यागपत्र दे देता है। तो आर्थिक प्रभाव क्या होता है रूस में? व्यक्ति संपत्ति की समाप्ति और सभी संपत्ति के स्वामित्व में राज्य का अधिकार। इंडिविजुअल प्रॉपर्टी अब नहीं रहती, सारा सिस्टम ऑन गवर्नमेंट, ऑन स्टेट के पास जाता है। मतलब निजी संपत्ति नहीं रहती है, होती है मगर बहुत कम दायरे में, पहले की तरह नहीं होती। सारा काम क्षेत्रीय, राज्य और राज्य सरकार के बारे में चला जाता है। उद्योगों पर कामगारों के नियंत्रण को भी स्थापित किया जाता है।
यह संपूर्ण राष्ट्रीय विशेषता, कामकाजी वर्गों को की आवश्यकता और मस्तिष्क में रखते हुए केंद्रीय अर्थव्यवस्था का शुभारंभ होता है। सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं और औद्योगिक कामगारों के नियंत्रण, जिस प्रकार से एक उद्योग के मालिक जिस प्रकार से मजदूरों का शोषण कर रहा था उसके ऊपर अब नहीं होगा, इसके ऊपर बात की जाती है। इसके लिए उन्हें उत्पादन में अराजकता को समाप्त करना और बर्बादी को रोकना चाहिए। इस प्रकार से उन्हें जो शासन में उत्पन्न अराजकता थी उसको समाप्त कर दिया और जिस प्रकार से लोगों का दमनकारी होने लग गए थे, उनकी क्रांति उठने लग गई थी, उनके क्रांति को दबाने के लिए एक अच्छी राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना होगा। इस प्रकार से बातों का प्रारंभ हुआ। हालांकि प्रथम पंचवर्षीय योजना काफी देर में, पंचवर्षीय योजना भारत में अपनाई गई। भारत की आज़ादी के बाद प्रथम पंचवर्षीय कृषि, दूसरी उद्योग के ऊपर, उसी प्रकार से यहाँ पर भी पंचवर्षीय योजना का जो श्रेय है रूस को जाता है, क्योंकि इनकी वजह से यह पंचवर्षीय योजना प्रारंभ होती है। परंतु यह लेट शुरू होती है। इस समय तत्कालीन रूप में यह नहीं देखने को मिलती। राज परिवार, मठों और गिरजाघरों की भूमियों सहित ये होता है कि राजाओं और राज परिवार और मठों, बड़े बड़े राजवंश, जमींदार वर्ग, इस टाइप के जो लोग होते थे उनकी भूमियों से उनको छीन लिया जाता है और राज्य में मिला लिया जाता है, राज्य के काम में। तो ये आर्थिक प्रभाव इस प्रकार से था। सामाजिक प्रभाव। रूस की क्रांति के सामाजिक असमानता की जड़ों को भी नष्ट कर दिया। सामाजिक में जो असमानता थी उसको दूर कर दिया। समानता, न्याय और साम्यवाद के पर साम्राज्यवाद, जो साम्राज्य बनाना था उसको छोड़ के साम्यवाद, समानता, इक्वलिटी के ऊपर बात करनी गई। नई सामाजिक व्यवस्था गठन हुआ। योग्यता के अनुसार ही काम मिलेगा, उसके बारे में बात की। इससे कारखानों के मालिक और कामगारों की तनख्वाहों के बीच के अंतर को इसके कारखानों के मालिकों और कामगारों की तनख्वाह के बीच के अंतर को सुकंज किया। मतलब ये हुआ कि जो मालिक है और जो जनता जो उसके अंदर काम कर रही है, तो उसके मध्य जो मध्यम वर्ग के लोग थे उनके बारे में उनको हटा दिया गया, उनकी तनख्वाहों के ऊपर देखरेख की गई, उचित मूल्य प्रदान किया गया। क्रांति के कारण रूसी महिलाओं की भूमिका में भी अच्छा प्रबल आया है, उनको भी अधिकार प्राप्त हुए हैं, वह भी क्रांति के अंदर अपना हिस्सा देती हैं और औद्योगिक क्षेत्र में भी अपना कार्य थोड़ा प्रारंभ कर देती है। तो ये सामाजिक प्रभाव थे। राजनीतिक प्रभाव। 14 मई 1917 में उदारवादी नेता जॉर्ज सलीवान की अध्यक्षता में एक सामाजिक सरकार की स्थापना की गई। इसमें कामगारी वर्ग के जो क्रांतिकारी लोग थे उनके लोग इसमें सम्मिलित थे। 14 मई को जो निकोलस जार ने शासन का परित्याग कर दिया और जार शासन का इसी तरीके से उन्हें अपना त्याग पत्र दे दिया और इसी प्रकार से जार शासन का अंतिम राजा निकोलस द्वितीय हटा दिया गया। क्रांतियों में मजदूरों के सफलता प्राप्त हुई, किंतु उन्हें शासन की बागडोर को अपने हाथ में रखना उचित न समझा। समस्त शक्ति मध्यम वर्ग के हाथ में, कुलीन वर्ग के पास चली गई, क्योंकि मजदूर उस समय पढ़े लिखे नहीं होते, तो उन्हें जानते थे कि हम इस प्रकार से शासन चलाएंगे तो यह बहुत मुश्किल होगा। तो कुलीन वर्ग के ऊपर शिक्षा का प्रभाव अच्छे से देखा हमने पीछे स्लाइड में, शिक्षा के बारे में अच्छे से जानने लग गए, तो इस प्रकार से वो इस पे काम करने लग गए थे। तो अब जो दूसरा क्वेश्चन जो आ रहा था, रूस के ऊपर प्रभाव हमने देख लिया, अब विश्व स्तर पर प्रभाव क्या है। रूसी घटना ना कि बोलिशविया जैसी लेनिन के बाद में इसे पेश किया गया, ये था जो बोलिशविक क्रांति है उसका प्रभाव रूस की क्रांति से अलग रहा। ये विश्व स्तर पर प्रभाव आया, हुआ तो रूस के कारण ही था, मगर इसका थोड़ा प्रभाव रूस के प्रभाव से अलग है, विश्व का प्रभाव रूस के प्रभाव से अलग है। इसी क्रांतिकारी रणनीति, थ्योरी व कार्यक्रमों के गुणों की वजह से वैश्विक बोलिशविया बना गया। मतलब इसमें जो एनलाइटमेंट के फोर्सेस के बारे में बात किया गया, अनेक प्रकार के सिद्धांतों के बारे में बात किया, उसकी वजह से यह थोड़ा चेंज होती गई। बोलिशविया ने विभिन्न देशों के साथ पारकशाही एवं तथ्य सरकार द्वारा हस्तक्षेप समस्त प्राचीन गोपनीय संधियों को निरस्त कर दिया गया। मतलब ये किया गया कि जो पहले की संधियां हो रखी थी गोपनीयता की जानकारी प्रदान करने की, उन सबों को निरस्त कर दिया गया। यह अनुभूति बढ़ रही थी कि लोगों को यह जनता का अधिकार होना चाहिए कि उनके शासन क्या कर रहा है। मतलब ये हो गया कि विश्व स्तर पर यह प्रभाव पड़े कि अब जनता जानना चाहती थी कि सरकार उनके प्रति क्या कार्य, क्या नीतियां, क्या योजनाएं लागू कर रही हैं। देश के लोगों को वाद विवाद एवं हस्ताक्षर के लिए उनके देशों की विदेशी नीति के प्रभावित करने का अधिकार होना चाहिए।
मतलब ये हो गया कि विश्व स्तर पर जो हो रहा था उसमें लोगों को यह जानकारी होनी चाहिए कि उनकी विदेशी नीति क्या है, उनकी राजनीति में हिस्सेदारी क्या है, क्या इस प्रकार से सरकार द्वारा योजना बनाई जा रही है, किस प्रकार से उनके लिए विशेष प्रकार की योजना है, किस प्रकार से उनके लिए अधिकारों की लिखित दस्तावेज है, किस प्रकार से उनका लोकतंत्र में या उनके विचारधारा या उनकी राजनीति के अंदर किस प्रकार से भूमिका है। तो विश्व पे ये प्रभाव रहे। क्रांतिकारियों ने साम्राज्यवाद के पतन एवं साम्राज्यवाद के उदय में प्रारंभ किया। क्रांतिकारियों ने इसके बारे में उनका उदय किया। विश्व स्तर पर भी क्रांति प्रभावित हुई। संपूर्णतः विश्व एक पूर्णतः नई सामाजिक आर्थिक प्रणाली के बारे में बात हुई। नई साम्राज्यवाद से लेकर साम्यवाद, इंपीरियलिज्म से लेके इक्वलिटिज्म के ऊपर बात की गई। सब समान व्यक्ति थे। क्रांति ने भूमिपतियों द्वारा किसानों प्रभुत्व का शोषण को समाप्त कर दिया। जिस प्रकार से मध्यम वर्ग के लोग जो पहले के ज़माने में निम्न वर्ग के लोगों के ऊपर शोषण करते थे, उनकी कृषि क्षेत्र पे उनके ऊपर अधिक कर लगाते थे, उनकी समाप्ति होने लगी। दमनकारी शासन प्रणाली की, ये जो एरो है वो डाउन है तो इसका मतलब कि दमनकारी शासन प्रणाली को ख़त्म कर दिया गया। तो इस प्रकार से हमने इसके बैकग्राउंड को समझा, इस प्रकार से हमने इसके कारणों को समझा, इस प्रकार से इसके रूस पर प्रभाव पड़ा, इसी प्रकार हमने इस पे विश्व पर प्रभाव पड़ा। 4 चीज़ें हमने इसमें कंप्लीट कर ली। तो ये हमारी यूनिट पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाती है। इसी के साथ ही हमने सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं। सभी जगह हमको ग्रीन ग्रीन टिक्स मिलते हैं। इट्स माई नेम एंड आई एम हेयर बिकॉज आई लव प्रेजेंटेशन। तो मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैं बनाता हूँ। तो आपको अच्छी लगती है तो आप भी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बिकॉज अगली वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी मिले और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन सही से मिले। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहाँ पर फिनिश कर देता हूँ। और थैंक यू आर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। एनी क्वायरीज या कोई इन्फॉर्मेशन हो या कुछ कमी रह गई हो वीडियो में तो बता सकते हैं सिंपली इन द कमेंट बॉक्स और गिव मी एन फीडबैक, बेस्ट फीडबैक। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी, डू मोर एंड मोर।